Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं अपनी बफर ओवरफ्लो की सीरीज को। यहां पर हम बात करेंगे सिंपल सी प्रोग्राम्स जो वल्नरेबल हैं बफर ओवरफ्लो से। यहां पर मैं एक्चुअल टेस्ट केस या एक्चुअल जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बफर ओवरफ्लो का रियल वर्ल्ड में, उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा। उसके लिए जो फाउंडेशंस हैं वो मैं बनाने वाला हूं इस वीडियो में, और जो प्रोग्राम्स हैं सिंपल से हैं काफ़ी। देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोटेक्शंस जो हैं आपके बफर ओवरफ्लो के लिए जो आपके सिस्टम में होते हैं। पहले से मैं बात करूं कि ये जो मेरी मशीन है यूबंटू की, मैं यूबंटू यूज़ कर रहा हूं। आपको मैं दिखा देता हूं कि ये 64 बिट यूबंटू है मेरी, लिनक्स यूबंटू, और ये देखो x86_64 आर्किटेक्चर है। तो ये 64 बिट मशीन है, लेकिन मैं यहाँ पर 32 बिट का ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, जो कंपाइलर है आपका सी का, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 32 बिट में उसको कंपाइल कर सकते हो और रन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाता हूं। मेरे पास 2 प्रोग्राम है यहाँ पे। खैर, हम लोग 3 प्रोग्राम की यहां पर बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रोग्राम है मेरा बफर ओवरफ्लो सिंपल वाला, ये सिंपलेस्ट है। यहां पर प्रोग्राम देखो, मैंने सिंपल सा सी कोड लिखा हुआ है। एक मेन फंक्शन है, एक यहां पर मैंने बफर एलोकेट किया है मेन फंक्शन में 16 बाइट्स का, जिसमें एक वैल्यू है सीक्रेट, और दूसरा बफर है buf2, वो भी 16 बाइट्स का एलोकेटेड है, लेकिन मैं खुद उसमें वैल्यू डालूंगा। तो एंटर समथिंग फॉर buf2 ये यहां पर बोल रहा है। और एक वल्नरेबल फंक्शन scanf, जो कि कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है हमको बफर ओवरफ्लो से, वो मैं यूज कर रहा हूं। और मैं buf2 में डाल दे रहा हूं अपना इनपुट। तो अपना इनपुट मैं ले रहा हूं, जो भी मैं जितना भी इनपुट करूं। उसके बाद कुछ printf के स्टेटमेंट्स डाले हैं मैंने, buf2 में क्या है, buf1 में क्या है, और buf1 और buf2 का एड्रेस भी देखेंगे हम लोग, ताकि हम लोग उसको पता कर पाए कि कितना और इनपुट देने पे वो ओवरराइट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा रन करके देखते हैं। क्लियर करता हूं मैं इसको। तो कंपाइल करने के लिए आप जीसीसी कंपाइलर यूज कर सकते हो। मैं वही यूज कर रहा हूं जो जीएनयू कंपाइलर है आपका, जीसीसी। और जो आउटपुट फाइल का नाम होगा मेरा, यहां पे मैं लिख देता हूं बफर ओवरफ्लो। और मेरा जो यहां पे मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, यहां पे एक ऑप्शन है मेरे पास एफ नो स्टैक प्रोटेक्टर। ये एक ऑप्शन होता है जो कि आपको देना पड़ेगा, ताकि जो ASLR की कैनरीज होती है ना, मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शंस होते हैं आपके बफर ओवरफ्लो के लिए, ASLR, DEP और बहुत सारे और होते हैं। खैर, उसको प्रिवेंट करना है आपको जीसीसी में, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके पहले एक और चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी। यहां पर सिस्टम में कर्नल लेवल पर एक वैल्यू होती है proc sys, मेरे ख्याल से यहीं पे होती है, कर्नल रैंडमाइज VA स्पेस। तो इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन उसकी वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी, ताकि वो जो प्रोटेक्शन है ASLR का, वो यहां पर खत्म हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एको कर लो। तो मैं एनवायरनमेंट बनाना सिखा रहा हूं आपको कि बफर ओवरफ्लो के लिए जो प्रोटेक्शंस हैं वो कैसे आप डिसेबल कर सकते हो। तो 0 करना है आपको यहां पे, और यहां पर राइट कर देना है। हो सकता है कि आपको ये एरर आए परमिशन डिनाइड का, तो आपको रूट से करना है, रूट sudo कर लो, परमिशन डिनाइड। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, रूट से किया उसको, तो ये हो गया। मैंने यहां पर एको कर दिया है और ये वेरीफाई भी हो गया यहां पे। ठीक है, तो मैं रूट से ही रन कर लेता हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं जीसीसी करूंगा -o बफर ओवरफ्लो, उसके बाद एफ नो स्टैक। ये यहाँ पर भी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कैनरीज होती हैं आपके ASLR की, वो यहाँ पर आपको अगर करना है डिसेबल तो कर सकते हो। यहाँ पर -z ये होता है एग्जैक्ट स्टैक के लिए, मतलब आपका जो स्टैक है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। ये आप जब अटैक करोगे ना एग्जैक्टली, तो आप ये ऑप्शंस दे सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन है -m32। अगर 32 बिट में आपको कंपाइल करना है तो आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा। और हमारे पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग x86 का ही बफर ओवरफ्लो देख रहे हैं, तो इसीलिए 32 बिट को यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आपका जो C फाइल है वो आप दे दो यहाँ पे, तो ये आपका कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद फिर जो बाइनरी है वो बन जाएगी आपकी, एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी। ये मेरी बन चुकी है, तो मैं उसको डॉट/ करके रन कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो बाइनरी है वो रन करने के लिए दी, तो यहाँ पर एक इनपुट है, तो ये रन हो रहा है। तो मेरे पास एक इनपुट है जो ये मांग रहा है, तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी दे रहा हूँ ABCD। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंपल क्या है, buf1 जो मैंने प्रोग्राम में लिया था,
और ये मैंने इनपुट किया तो ये बफ 2 में स्टोर हो गया। अब एड्रेसेस देखिए यहाँ पे, एड्रेसेस की मैं अगर बात करूँ तो A0 है यहाँ पे और ये 90 है। तो यहाँ पर देखना कि जो बफ 2 की वैल्यू है तो वो मतलब एड्रेस जो है उसकी वो लोअर एड्रेस पे है और ये जो बफ 1 है वो हायर एड्रेस पे है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब ये है कि मैं बफ 2 से बफ 1 को कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं कुछ मिनिमम जो सफिशिएंट लेंथ है इनपुट का अगर मैं वो दूं तो हो सकता है कि मेरा बफ 1 ओवरराइट हो जाए। तो वही करके देखते हैं। फिर से मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर ABCD है तो मैं बहुत सारे एज देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इनपुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बफ 2 में मैंने डाला था, बफ 2 में इतनी वैल्यू आई है और यहाँ पर बफ 1 भी चेंज हो चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बफ 1 की जो वैल्यू है मैंने सीक्रेट दी है प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि 16 बाइट्स आपने एलोकेट किया था बफ 2 के लिए, तो मैं 16 बाइट्स यहाँ पे दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप ये जानते हो कि सी में की जो स्ट्रिंग होती है उसके एंड में नल टर्मिनेटर होता है, तो आपको 15A देने हैं और एक नल टर्मिनेटर, तो आपका 16 हो गया यहाँ पे। तो ये आपका एग्जैक्ट इनपुट जो बैठ जाएगा आपका बफ 2 में। लेकिन अगर आप इससे एक भी ज्यादा इनपुट दोगे ना तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं 16 इनपुट दे रहा हूं। तो मैं अब एंटर करता हूं। अब देखिए क्या हुआ, बफ 2 में तो चलो मेरा स्टोर हो गया, ये मेरे 16A स्टोर हो गए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग होती है उसके एंड में नल टर्मिनेटर होता है। नल टर्मिनेटर मतलब उसके आगे कोई इनपुट नहीं है, उसको रीड ही नहीं करना है। तो अब जो नल टर्मिनेटर है वो मेरे स्ट्रिंग के एंड में होना चाहिए था, लेकिन मैंने 15A के जगह 16A दे दिए हैं। तो जो नल टर्मिनेटर है वो एडजेसेंट मेमोरी स्पेस में चला गया। तो एडजेसेंट मेमोरी स्पेस क्या है, बफ 1 की है। तो बफ 1 का जो पहला वैल्यू है वो नल टर्मिनेटर हो गया है, इसके लिए कोई भी उसके आगे की वैल्यू रीड हुई ही नहीं है। तो सिस्टम को ये लगा है कि नल टर्मिनेटर है तो स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, तो बफ 1 में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है। यहां पर देखिए ये है 90, ये है A0। अब आपको अगर हेक्स में वैल्यूज रीड करना आता है तो 90 और A0 के बीच में 16 वैल्यूज हैं। तो 16 का जो बफर है वो एकदम एडजेसेंट में स्टोर हुआ है, मतलब बफ 2 और बफ 1 एकदम एडजेसेंट में है स्टैक में, जो कॉल स्टैक है आपका, तो इसीलिए वो ओवरराइट हो गया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है एक बफर ओवरफ्लो का। अगर मैं 16A से ज़्यादा डालता हूँ तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ B 1 2 3 4 5 6 Bs डाले हैं मैंने। तो ये देखो यहाँ पे ये जो बफ 2 है यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर A भी आया है। कोई बात नहीं, खैर यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिए होंगे, लेकिन मैं एक A कम करूँगा तो सारे Bs यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो अगर मुझे बफ 1 की वैल्यू ओवरराइट करनी है तो मैं यहाँ पर 15As डालूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पे एक वैल्यू डाल दूंगा सीक्रेट के नाम से। सॉरी, सीक्रेट नहीं है, ये मेरी खुद की वैल्यू होगी यहाँ पे चेक हैकर, तो मैं ये डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो बफ 1 है वो मैंने ओवरराइट कर दिया, जो मेरे पास एक्सेस नहीं है उसको मैंने ओवरराइट कर दिया। और ये जो मेरा इनपुट है वो तो बफ 2 में आएगा ही आएगा, लेकिन बफ 1 ओवरराइट हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। खैर इसका एक सोफिस्टिकेटेड सा थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। तो एलएस करता हूँ मैं, जो मेरा दूसरा प्रोग्राम है यहाँ पर बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट। तो ये एक यूज केस बोल सकते हो, मतलब ये एक्चुअल रियल लाइफ का नहीं है लेकिन समझने के लिए है। तो मैं कैट करता हूँ exploit.c। इसमें क्या किया है मैंने वो देखो, मैंने एक ऑथ वेरिएबल लिया है और एक सिस्टम वेरिएबल लिया है। सिस्टम यहाँ पर बफर लिया है सिस्टम पास के नाम से सीक्रेट, और एक यूजर पास है जो मुझे खुद एंटर करना है। तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड अगर इससे मैच होता है तो सही है, मतलब पासवर्ड मैच करेगा, वो प्रोग्राम में हार्ड कोडेड है इससे सीक्रेट से। अगर मैं सीक्रेट डालता हूं तो वो ऑथ का जो वैल्यू है वो 1 कर देगा। यहां पर देखो कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, strcmp। strcmp मतलब स्ट्रिंग को कंपेयर करना। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो वैल्यू 0 आती है, वरना 1 या फिर -1 आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वाला स्ट्रिंग बड़ा है। तो ये scanf है, फिर से एक वल्नरेबल फंक्शन मैंने यूज किया। ये जो scanf है, getS और strcpy, ये सारे वल्नरेबल हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखो यूजर पास इनपुट लिया है, मुझे एंटर करना है, और अगर मेरा इनपुट सीक्रेट होता है, सीक्रेट से मैच करता है, तो ये जो ऑथ वेरिएबल है ये 1 हो जाएगा और मुझे एक्सेस मिल जाएगा जो भी काम करना है, इफ ऑथ पासवर्ड इज करेक्ट।
अगर ऑथ गलत हुआ तो पासवर्ड करेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं। तो एक्सप्लॉइट नाम होगा इसके, इस केस में exploit.c, और जो मेरा बाइनरी होगा उसको मैं फिर से वही कर देता हूँ एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ ./exploit। अब मुझे एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी दे रहा हूँ, मुझे पासवर्ड नहीं पता है, ABCD दे रहा हूँ मैं। तो वैल्यू एट यूज़र पास आ गया, एड्रेस है आपके पास, ऑथ का एड्रेस है, ऑथ वेरिएबल 0 है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है। लेकिन अब मैं यहाँ पर सही पासवर्ड डालता हूँ, सीक्रेट। यहाँ पर देखिए यूज़र पास भी वही है, सिस्टम पास भी वही है, तो ऑथ की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है और पासवर्ड इस करेक्ट प्रिंट हो गया है। अब ये तो नॉर्मल केस है जब पासवर्ड पता होगा आपको, लेकिन अगर आपको ओवरफ्लो करना है, आपको एक्सप्लॉइट करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको एड्रेसेस देनी पड़ेंगी। यहाँ पर कैच ये है कि आपको पहले से सोर्स कोड पता है कि क्या है। अगर वो नहीं पता होगा तो आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हमको पता है तो उसका फायदा उठाते हैं। जो ये यूजर पास देखिए यहाँ पर 7C में है, सिस्टम पास 8C में है, मतलब ये 16 वैल्यूज आगे है, मतलब मैं सिस्टम पास को ओवरराइट कर सकता हूं। उसके बाद जो ऑथ है वो 9C में है, मतलब फिर से 16 और आगे। तो अगर मैं 32 बाइट का इनपुट देता हूं यूजर पास में, उसके बाद मैं ऑथ वेरिएबल को भी ओवरराइट कर सकता हूं। तो देखते हैं क्या होता है। खैर, अब मैं 16 एज दे रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एज हैं, और जो नल टर्मिनेटर होगा फिर से आगे बढ़ जाएगा, तो जो सिस्टम पास होगा ये नल हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर वही हो रहा है जो मैंने पहले किया था। अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, 16 एज हमने दिए हैं, 16 और एज देते हैं। तो फिर से रन करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा पूरा, ये आपका Ctrl+Shift+E और Ctrl+Shift+V। तो 32 एज हैं यहाँ पर मेरे पास। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या आता है। ठीक है, 32 एज मैंने डाले, तो सिस्टम पास में भी सारे ए स्टोर हो गए हैं, यूजर पास में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथ वेरिएबल 0 है क्योंकि नल टर्मिनेटर तो खैर 0 ही है। तो अब मैं एक और इनपुट दूंगा, ये मैं 32 एज जो है मेरे पास मैं कॉपी कर लूंगा, और सिंपल एक बी देता हूं, यहाँ पे मैं एक बी दूंगा, होपफुली ये ओवरराइट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सिस्टम पास में ये ओवरराइट हो गया है, और जो यहाँ पर ऑथ वेरिएबल है ये देखिए 98, मैंने बी डाला था और ऑथ वेरिएबल ओवरराइट हो चुका है 98 की वैल्यू से। अब जानते हो कि जो ऑथ वेरिएबल है वो इंट है, तो जो मेमोरी जो होगी वो इंट के हिसाब से रीड करेगी वैल्यू को। तो जो b का s की इक्विवेलेंट है वो 98 है, स्मॉल b का, अगर आप जानते हो तो वही वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है। और मैंने प्रोग्राम में ये चेक नहीं किया कि ऑथ की वैल्यू 1 है कि नहीं, मैंने ये चेक किया कि ऑथ 0 तो नहीं है। तो जब 0 नहीं होगा तो हमेशा वो सही ही देगा, तो पासवर्ड इस करेक्ट आ गया है यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी, मतलब मुझे पासवर्ड पता नहीं था, लेकिन रिलेटिवली बहुत ही लंबी स्ट्रिंग दे करके मैंने अपने आप को एक्सेस दे दिया। तो ऐसे काम करता है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, रियल एक्सप्लॉइटेशन ये नहीं है। ठीक है, इसको मत समझना। लेकिन अगर मैं कुछ और इनपुट दे दूं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये मेरे प्रोग्राम के आगे चला जाएगा शायद। और यहाँ पर देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, मतलब कुछ कोई ऐसी मेमोरी जो आप ओन नहीं कर रहे हो या जो आपके प्रोसेस के लिए नहीं है, वो आप अगर एक्सेस करना चाह रहे हो, या मतलब ऐसी एड्रेस जो मतलब जहां पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, वो रीड नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। खैर मेरे पास एक और प्रोग्राम है जिसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा है, बफर एक्सप्लॉइट 32। तो यहां पर मैं इसको रन करता हूं, एक्सप्लॉइट 32। यहाँ पर देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। पहले इसको मैं रीड कर लेता हूँ कि क्या है इसका जो सोर्स कोड है। ठीक है, सिंपल सा सोर्स कोड है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूँ argv में, और उसको मैं डाल रहा हूँ बफर में strcpy से। ये भी वल्नरेबल है, 64 बाइट्स का बफर मैं एलोकेट कर रहा हूँ, और argv1 जो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट होगा उसकी वैल्यू में डाल दे रहा हूँ। तो सिंपल है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक तरीका लगाता हूँ कि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े बड़े से एस को। यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ पाइथन इनलाइन कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, प्रिंट, मुझे कितनी बार कैपिटल ए प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं 64 बार करता हूँ। चलो 64 रहने देते हैं, 16 करके देखते हैं अभी फिलहाल, और हो गया अभी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है।
तो ये सिंपल इसने स्टोर कर लिया, कुछ प्रिंट वगैरह नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैंने 16 इनपुट दिया था, अब इसको बढ़ाते हैं 64 करते हैं, सॉरी 64 करते हैं। अभी भी कंप्लीटली रन हो चुका है, मेमोरी में कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आया है। 64 मैंने दिया, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 64 की जगह 70 देता हूँ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 70 की जगह 75 देता हूँ, अब आ गया यहाँ पर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आई यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट की, तो मतलब 64 के थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे ना, तो ऐसा हो रहा है कि रिटर्न एड्रेस आप मॉडिफाई कर पाओ। मैंने आपको बताया था कि रिटर्न एड्रेस आपके मतलब इनपुट के थोड़ा सा आगे होती है, थोड़ा सा हायर लेवल पे होती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये पता कर लेते हो कि जो रिटर्न एड्रेस है उसका ऑफसेट क्या है आपके इनपुट से, तो फिर आप थोड़े इनपुट्स दे करके नॉब्स लगा करके उसके बाद शेल कोड डाल सकते हो, उसके बाद फिर रिटर्न एड्रेस डाल सकते हो, ताकि वो उस एड्रेस पे ओवरराइट हो जाए और फिर जो रिटर्न है, जो कंट्रोल है, वो यहाँ पे आपका नॉब स्लेड में आ जाए और फिर आपका शेल कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ये है आपका रियल एक्सप्लॉइटेशन केस। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि डिबगिंग करके कि कैसे पता लगाया जाए कि रिटर्न एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है। तो वो थोड़ा अच्छा वीडियो होगा, तो उसको देख लेना। खैर अभी तो सिंपल से सी प्रोग्राम हमने देख लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन इसका। और नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा और बात करेंगे, डिबगिंग करेंगे जीडीबी से, एक्चुअल में जो एक्सप्लॉइटेशन केसेस होते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और वीडियोस चाहिए ऐसे एथिकल हैकिंग पे तो आपको सब्सक्राइब करना है और बस देखते रहना है। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।